सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ आपको खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर से और नए मेहमानों के साथ हम मौजूद हैं और हमारे किचन में भी मज़े का खाना हमारा बन रहा है। आपके किचन में भी खाना बन रहा होगा और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी होगा। लेकिन प्लीज़ वो जो गैदरिंग वाली एक रिवायत थी हमारी, हम उसको कह रहे हैं कि इस दफ़ा आपने कम रखना है। लेकिन गोश्त बांटने के लिए तो सभी ने जाना है अपने रिश्तेदारों के घर, तो अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। जो ज़रूरी काम है सिर्फ वही कीजिए। वो जो गैदरिंग और खाबे शाबे बनते थे इस दफ़ा थोड़ी सी उसमें कमी कर दें। खैर मेहमानों का तारुफ आपके साथ कराती हूँ। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और मुझे हमेशा ही बहुत पसंद आती हैं, जब भी कभी मेरे सामने आती हैं एक दफ़ा दिल खुश हो जाता है देख के। सुंदस नसीम खान फैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। आप ईद मुबारक सुंदर। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने इतने स्पेशल डे भी हमारे लिए वक्त निकाल लिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी उसके साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं हमारे दूसरे मेहमान जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। वाइस चेयरमैन बासा हैं शेख इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आपका? ज़बरदस्त जी। अभी तक तो थोड़ा सा टाइम मिला तो आपके जो दफ्तर में आ गए हैं हम। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और उसके साथ हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान जिनके साथ हमारी नोक झोंक तो होती रहती है लेकिन मोहब्बत भी बहुत है, हमारे साथ मौजूद हैं जी मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। मुस्कुराते ही आप बहुत अच्छी लग रही, क्या हाल चाल है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक। एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देख के ईद का जो एक माहौल है ना वो बहुत ज़बरदस्त बन गया। ये तो ईद की खुशियाँ हैं, ये तो बहुत ज़रूरी होती हैं, तैयारी शहरी तो आपको करनी और स्पेशली आपका इसलिए भी इस तरह बिल्कुल मैं बाकी भी जो हमारी प्रोग्राम सुन रही हैं हमारी जो एंकर्स अच्छे से तैयार होके हैं बिकॉज लोगों ने आपको देख के ईद मनानी है। यू नो देयर पर्सनल एक्टिविटी, तो यू आर लुकिंग गुड माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। ये हमारी तारीफों वाला सिलसिला जो है ना जहाँ ख़वातीन बैठ जाती हैं वो सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाता है। तो इम्तियाज़ साहब आपने फिक्र नहीं करनी, हम आपको शामिल गुफ्तगू रखेंगे और एक दूसरे की तारीफें तो करते ही रहेंगे। मैं इससे पहले आपकी तारीफ कर देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये सब पैकेज डील के हमने एक दूसरे की तारीफ करनी है। और ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ईद ख़वातीन की है, हम तो बेचारे मर्द घर में ज़िबा करवा रहे हैं, खल्ले उतरवा रहे हैं। मर्दों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि घर में जो भी कुर्बानी का सारा काम हो रहा होता है वो मर्द हजरात ने ही संभालना होता है। सुंदर आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, ईद कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस ईद पे ख़वातीन की जिम्मेदारी भी होती है, मर्द हजरात की भी होती है। ऑब्वियसली जो गोश्त बांटने वाला काम है वो मर्द हजरात करते हैं, घर में काम ख़वातीन संभालती हैं, तो कैसे करती हैं? बस कुछ नहीं, वही यूजुअली इस तरह खाना बनाते हैं, उस तरह खाना बनाने से स्टार्ट करते हैं दिन। सही। और बस मीठा बना लिया, खाना बना लिया और इसी तरह बस रिश्तेदार आ गए आप किसी, इस दफ़ा तो वो भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम है। हाँ, लेकिन इसी तरह ईद गुजर जाती है। ईद है क्या, आराम ही है। पहला दिन थोड़ा टफ है, फिर तो आराम है। के लोग समझ लें कि हमने थोड़ा सा आराम भी करना है, वो जो एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हमारी होती हैं ख़ास तौर पर लाहौरियों की, उनको थोड़ा सा कम करना है। इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, ईद भी है, काम शाम भी साथ साथ चलना है, लोगों की शिकायतें भी सुननी है, ईद भी मनानी है, किस तरह मना रही हैं? ईद पे हम ज़्यादातर ऑनलाइन सिस्टम होता है, अगर किसी की कंप्लेन होती है वो भी हम 24 आवर अवेलेबल होती है। बाकी ईद जो है वो हम जब गोश्त वगैरह हलाल कर लेते हैं, सारा कुछ गोश्त बन जाता है, तो जब हम घर जाते हैं तो ख़वातीन जो है ना वो आपकी तरह जो है वो सजी होती हैं, तो उनको किचन में भेजने का दिल नहीं करता, तो फिर हम कोशिश करते हैं हम खुद ही कुछ ना कुछ बना लें। ये तो बात आज हमारे इतने अच्छे मेहमान कहाँ से आते जा रहे हैं। इससे पहले हाफिज ईशान साहब थे, उन्होंने कहा जी मैं तो खाना खुद बनाता हूँ ईद वाले दिन स्पेशल खाना। तो जाहिर है जी अब आपको इस ड्रेस में उधर खड़ा कर दिया जाए तो आप क्या फील करेंगी? नहीं, सायरा भी बहुत प्यारी लग रही है और नहीं वो काम लग तो कर रही है प्यारी, लेकिन वो प्रॉपर एक किचन के ड्रेस में है ना। बिल्कुल। लेकिन आप जो है वो एक प्रॉपर ईद के ड्रेस में है, तो बंदे का खुद भी दिल नहीं करता कि यार ये कभी कभी तैयार हुई है, चलो आज का दिन हम जिस तरह की भी बनता बना लें। ईद के दिन जो है वो स्पेशल घर में ख़वातीन को जो है वो इतना प्रिविलेज दिया जाता है कि आप आराम कर लें, हम खाना बना लेंगे। मुसर्रत साहिबा आप बताइएगा ईद कैसी गुजरी है, दिन का आगाज़ कैसे किया? दिन का आगाज़ वही एक ट्रेडिशनल, आपको पता है कि चीमा साहब के पेरेंट्स के साथ हम चूँकि ईद मनाते हैं तो बच्चों को तैयार करके और फिर चूँकि ससुराल में आपको पता है कि अगर हम वैसे तैयार नहीं भी होना होता तो एक प्रेशर होता है ना कि कमेंट्स बुरे मिलेंगे कि भाई ईद वाले दिन तो आप लोग तैयार हो जाया करें, तो वो भी मैं तमाम करती हूँ। और बस फिर ईद की नमाज और फिर पूरी फैमिली, हमारा ईद का जो पहला पार्ट है आई मीन के पूरा दिन कह लें, ठीक है, लंच वगैरह वो मेरे इन लॉज की तरफ, ठीक है, और फिर हम वहाँ से भागते हैं बिकॉज हल्का और लाहौर और फिर
सो फिर अगली ईद हमारी फिर लाहौर में शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जिम्मेदारियां बड़ी डबल हो जाती हैं। अभी जैसे शेख इम्तियाज़ साहब को मैंने कहा मॉनसून है, बारिशें भी हो जाएं तो आप लोग की भी दौड़ें लग जाती हैं, सेम यही आप लोगों की भी सिचुएशन होती है। तो वो कहीं कहीं ये नहीं लगता कि ये बड़ी जॉब मुश्किल हो गई है, ईद की खुशियाँ भी नहीं हम मना सकते, बच्चों को भी नहीं टाइम दे सकते? देखिए ये जॉब है तो बहुत मुश्किल, अगर आप इसको रियल सेंस में करें और बाय चॉइस ही हम लोग होते हैं ना इसमें, और इससे अच्छी कोई दुनिया में कोई और सर्विस नहीं है। खाना पूछ लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। सायरा, खाना कहाँ तक पहुँचा है? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बिरयानी को दम आ रहा है। खाना जी, पहुंचा बिरयानी को दम लगा दी है। खाना पहुंचा या नहीं पहुंचा है, लेकिन अच्छी खुशबू पहुंच गई है मेरे पास। चलिए जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सायरा, तो खाना टेस्ट करने के लिए हमारे मेहमान तैयार बैठे हैं। तो खाना हमारा बन रहा है, बिरयानी को दम लग चुका है, लेकिन ये हमारी खूबसूरत खातून जो हमारे सामने बैठी हैं, ये मजे का क्या बनाती हैं, ईद पे स्पेशल ये क्या बनाती हैं? ब्रेक के बाद इनसे जान लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और ये खुशियां बांटने का सिलसिला आपके साथ जारी है। हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोग के घर में भी इस टाइम मज़े मज़े के पकवान बन रहे होंगे और सिटी 42 पर आप हमारे प्यारे मेहमानों की बातें भी सुन रहे होंगे। सुंदस, ड्रेसेस तो आपके माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे होते हैं। खाना भी मज़े का बनाती? हाँ। क्या क्या बनाती है सबसे मज़े का? सब बना लेती हूँ। वाह, ये तो कमाल करती हैं। क्योंकि मुझे शौक है, मैं सब चीज़ें। अच्छा, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, घर में उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, तो वो खाना इतना अच्छा नहीं बनाते। तो आपने कैसे दोनों चीज़ें सीख ली? क्योंकि मेरी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो मैंने उन्हीं से सीखा था। और मुझे क्योंकि खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे लगता है अगर आपको खाना बनाना आता हो ना, तो फिर उसमें इतना टाइम नहीं लगता है और आप मैनेज कर लेते हो अपने काम के साथ। खाना बहुत अच्छा बनाती है, मेरी बहनें भी बनाती है, मैं क्यों नहीं बनाती खाना? क्योंकि आपको शौक नहीं होता। वो सारा साहिबा आप बताइएगा। मैं फिर मुझे बताना पड़ता है, मैं वेरी गुड मैनेजर, लेकिन मुझे वाकई खाना बनाना इसलिए नहीं आता कि मुझे शौक भी नहीं था शुरू शौक से। की बात है, ये वाकई शौक की बात है। हाँ, तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने घर को इग्नोर नहीं करती। मेरी प्रायोरिटी अगर आज भी आप पूछें तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर है। अगर मैं घर पे इफ़ आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड मदर, तो मैं हाउ कैन बी आई गुड लीडर और एक पॉलिटिशियन? बिल्कुल। तो उसका ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर आप आए तो आपको लगेगा कि वेल मेंटेन्ड, और मैं चाहे रात के 2 बजे आई हूँ, मेरी ये अपनी लाइफ की कुछ SOPs हैं कि मैं अपने घर की सफाई एक एक चीज़ खुद चेक करती हूँ। किचन की मैंने अरेंजमेंट ये रखी हुई है क्योंकि हम जमशेद भी पॉलिटिशियन भी हैं और फिर उनका हल्का अहबाब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, वसी है। तो उसमें फिर ये शुरू में शादी का पहला साल मेरा इट वाज टू टफ कि जमशेद की आदत है अगर उन्हें खुद भूख लगी है, 10 बंदे बैठे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे खाना दे, खाना लगा दो, यानी कि सबका। तो वो फिर मैं और मेरा कुक हम इतने प्रॉब्लम में कि अच्छा अचानक से, बट अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी गाइडेड मी वेल। और आज अब मैं चाहे अमेरिका बैठी हूँ, फ़र्ज़ करें आउट ऑफ कंट्री हूँ या शहर से बाहर हूँ, तो मैंने अपनी चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि अगर मेरे मियाँ 10, 20, 25 लोग आ जाएं बताए बगैर तो हम मैनेज कर लेते हैं। मेरे बगैर भी इस तरह से सारी वो कुछ बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आप अपनी ट्यूनिंग किस तरह से करते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद के दोस्त या जो भी आते हैं, तारीफ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे मिलते हैं। सही। तो सुंदर अच्छा बनाती हैं। आजकल की औरतें स्मार्ट है ना, बेसिकली मैनेजमेंट इज लाइक अगर आप मैनेजमेंट गुरु हो किसी भी चीज़ के तो सक्सेस इज़ योर्स, चाहे वो घर हो, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपकी जॉब है, कमिटमेंट और आपका इंटरेस्ट। और घर में जो औरतें, ये मेरी एक जो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है स्पेशली फॉर यू, कि ज़िंदगी में हमेशा गोल्स और प्रायोरिटीज सेट करके चलना चाहिए। सही। कि अगर आपने सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली लेनी है, वो कोई सक्सेस नहीं है। आई एम टेलिंग यू, सही। वन फाइन मॉर्निंग एक दिन आएगा कि आप किसी चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। बैलेंस करके हर रिश्ते को साथ लेके आगे बढ़ें। जब आपको घर से आपके अच्छे होने का इंडोर्समेंट मिलती है ना, दैट इज़ रियल सक्सेस। बिल्कुल सही कहा आप पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस लेके जब घर से निकलोगे तो आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर आप घर में लड़ाई की है, बच्चों ने शिकायत कर दी कि यू आर नॉट अ गुड मदर, मियाँ आपसे अपसेट हैं, तंग हैं, तो आप फिर जाके काम भी ठीक तरह आप नहीं कर सकेंगे। और आपका बेसिकली अल्लाह ने भी कुछ रोल्स आपके बनाए हुए हैं ना, डिसाइड किए हुए हैं। तो पहले सोचें, हमसे एज ए ह्यूमन बीइंग पहले किस चीज़ का पूछा जाना है। सही। वो इमीडिएट रिश्तों का, देन सोसाइटी का, देन आपका वर्क
वर्किंग एनवायरनमेंट का, तो सबके साथ इंसाफ करें, बहुत मजा आता है। तो ये मुसर्रह साहिबा ने मुझे जबरदस्त ट्रिक बता दी, तो इंशाल्लाह जरूर मैं इसका ख्याल रखूंगी। इम्तियाज साहब, ये मैडम माशाल्लाह से घर में इनका फुली कंट्रोल है कि मेरी बहन है और पॉलिटिक्स में भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत एक्टिव और है। मैं और चीमा साहब किसी जगह पे बैठे हुए थे तो चीमा इनकी कॉल आ गई, तो शायद ये थोड़ी सी गुस्से में थी, तो वो ना उन्होंने किया तो स्पीकर फोन हो गया तो हमारे 5-6 दोस्त बैठे हुए थे, तो इन्होंने उनको थोड़ा सा कर दिया, तो अब चीमा साहब थोड़े से सबने सुन लिया, उन्होंने जब तक फोन बंद किया काम हो गया हुआ था तो चीमा साहब ना बंद कर दिया, वो तो जाहिर होती है बंद करके, उन्होंने खुद भी बता दिया बंद करके ना तो थोड़ी देर बाद कहते यार ये तो ज्यादा कुछ हो गई, वापस फोन किया, कहते मैडम ये कुछ ज्यादा नहीं होगी, मेरे दोस्त बैठे हुए थे वहाँ पे और दूसरी बात लेकिन आई एम सॉरी आई एम कटिंग, इसके बावजूद जमशेद की आदत है, मैं इतना एम्बेरस होती हूँ, मैं कहती हूँ यार आप बता तो दिया करो, ये लाउड स्पीकर ऑन कर लेते हैं। अभी कल इस्लामाबाद थे, इनके रूम में इनका दोस्त और फोन मिला दिया। सोचिए अब हस्बैंड एंड वाइफ ने फॉर्मल डिस्कशन तो नहीं करनी है, आपने रोमांटिक भी करनी है, लड़ाइयाँ भी करनी है, और सम टाइम इट्स टू एम्बैरसिंग, लोगों में बैठ के लाउड स्पीकर ऑन, और फिर जो कुछ जो हमने देखी वो रोमांटिक नहीं थी, वो डांट ही थी और दूसरा ये है कि हमें दो तरफ से तो इनकारी हो गई है कि आप भी अच्छा नहीं बनाती, ये मैनेजमेंट कर लेती है। सायरा ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, आप बेफिक्र है। अच्छा फोकस देखो मेरे भाई का, ही इज रियली फोकस्ड ऑन कलेजी एंड बिरयानी के सर्व करें हमें। कलेजी से बिरयानी से भी आगे चला गया था, इन्होंने कहा कि जी अब मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं सोच रहा था हम तीनों कहीं उधर ही चले जाए, अगर कलेजी माशाल्लाह लग तो रहा है बड़ी अच्छी बनी है। सायरा इस टाइम आ गई है प्लेटिंग की तरफ, सायरा खाने की खुशबू बहुत मजे की आ रही है और इम्तियाज साहब ने ध्यान उधर लगाया हुआ है, तो इम्तियाज साहब ने बिरयानी खानी है। अब ये बिरयानी अगर सही ना बनी हुई तो मैडम सुंदर के घर हमने चले जाना सारे सही, तो सुंदर के घर ऑब्वियसली ईद के स्पेशल दिन तो खाने शाने बनते होंगे। इम्तियाज भाई का इंटरेस्ट खाने का होगा, मैं और आप कपड़े देखेंगे सही कहा आपने, हम अपनी जगह पे चले जाएंगे और आप खाने की तरफ चले जाएं। इम्तियाज साहब मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद को मिस करते हैं? बचपन में और अब में ये फ़र्क क्या है कि पहले हम बड़ों के साथ चले जाते थे और हमें जो जानवर पसंद आता था हम वहाँ पे रफा डाल देते कि यही लेना है, तो वो कीमत की अगर वो नहीं हो रही नेगोशिएशन, तो फिर हमारे बड़े जो है वो समझाते थे कि आगे इससे बेहतर मिल जाएगा, अच्छा इससे भी प्यारा मिलेगा। तो अब वही रिपीट हम करते हैं, हमारे बच्चे भी साथ चल पड़ते हैं और वो भी जाके वो रफा डाल देते हैं कि यही वाला बकरा लेना है, और जब हम वो कहता है यही वाला बकरा लेना है तो उसका रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि हमें जो है अब मैच्योरिटी लेवल पे आ गए हैं, बच्चों को शौक होता है कि वो घुमाएं बकरे को 1-2 दिन, फिर उनकी कोशिश होती है कि 4-5 दिन पहले ले लें, हमारी कोशिश होती है कि ईद की रात को लें ताकि उसकी जो है वो टेक केयर जो है वो इतनी ना करनी पड़े, उसकी बीमारी या उसके तो काफ़ी फ़र्क जो है वो बचपन से आता है। और बचपन में हम बकरा लेने के लिए बड़े खुश होते थे, लेकिन जब वालदा गोश्त के लिए करती थी तो हमने कुछ खुद हलाल होते हुए देखा था, हम गोश्त नहीं खाते थे। अच्छा, अब हम गोश्त भी खा लेते हैं तो सुंदर कोई बचपन का ऐसा वाकया याद है कि कुर्बानी के लिए तो पहले बच्चे तैयारियां करते हैं, बकरे आते हैं घर में, बड़ा एंजॉय करते हैं, कोई ऐसा वाकया याद हो? नहीं, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है सारा सऊदिया में। अच्छा, जद्दा में, मतलब बचपन क्या, मैंने तो अपना कॉलेज भी वहीं ख़त्म किया है। अच्छा, तो वहाँ पे जो ये बकरा ईद होती है ना, उसमें हमें तो बकरा देखने को भी नहीं मिलता था। सही, क्योंकि वो मतलब फादर ही मेरे जाते थे और वो करके जो भी उन वहाँ का तरीका है करके बस गोश्त आ जाता था और वो खा लेते थे। और फिर जब खाना बनता था तो सुंदर ने मजे का खाना बनाना सीख लिया। मुसर्रह साहिबा कोई बचपन का वाकया याद हो, घर में जानवर आया और वो जो बच्चों की खुशी होती है उस तरह से कुछ याद हो? हाँ देखो ना, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो वो कि उस वक्त जो है ना इतनी ज़्यादा फेस्टिविटी नहीं थी। अब तो हर दिन बच्चों की एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं, तो स्पेशली जो ईद के जो स्पेशली जोड़े होते थे लड़कियों का, तो ज़्यादातर मेरा ख्याल है बॉयज़ ज़्यादा ये बकरे वकरे का वो करते थे। तो ईद का जो ड्रेस होता था, क्योंकि ये तो होती भी 3 दिनों की ईद थी, तो उसमें ये कि सबसे अच्छा किसने लगना है, और फिर सारी मैचिंग कॉम्पिटिशन। मैं चूँकि सिर्फ मेहंदी से मैं आउट थी, मैं मेहंदी नहीं लगवाती, तो मैं फिर ज़्यादा अपने कपड़े रख के पूरी सेटिंग मैचिंग्स वगैरह वो सब के सुबह मैं
بیسکلی میرا یہ ہوتا تھا پلان کہ میں جو اپنی سسٹرز کو اور اپنی کزنس کو بتاتی تھی نا کہ میں نے عید پہ یہ جوڑا پہننا ہے، میں وہ نہیں پہنتی تھی. اچھا میں کوئی اور، یعنی کہ میں ایک بیک اپ پلان کہ میں تاکہ اس حساب سے پھر باقی سارے بھی اپنی تیاری کرتے تھے. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اور ساری رات سچ میں نیند نہیں آتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس عید میں عید ہی نہیں ملتی ہے. ہاں یہ مجھے بہت برا لگتا تھا. مجھے چھوٹی والی عید اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ ویسے نا میں بتاؤں رورل ایریا میں جو عید ہے نا دونوں پہ عید ہی ملتی ہے. ابھی ہمارے مطلب ابھی ہمیں تو خیر وی آر سو لکی اینڈ بلیسڈ. مسکرا رہے ہیں میرے خیال سے. میرے تو فادر ان لاء ہمیں ساری بہوؤں کو، سارے پوتوں کو، سب بچوں کو، مجھے ابھی بھی الحمدللہ عیدی ملتی ہے. میاں سے تو خیر ہم گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں. بالکل لاہور میں ٹرینڈ بچے نہیں چھوڑتے، وہ صبح آ کے جو ہے سیریسلی ہمارا بھی پورے سال بعد تہوار آتا ہے اور ان کا شور ہی جو ہوتا ہے نا اس سے ہی چھٹکارا لینے کے لیے جلدی جلدی عیدی دینی پڑ جاتی ہے. پلس یہ میں کہوں گا کہ جیسے جو بوائز ہیں وہ گھماتے پھراتے ہیں، خواتین کو بھی چاہیے کہ خود بھی مہندی لگاتی ہیں تو بکروں کو بھی لگا دیا کریں تاکہ ان کا بھی ایک ثواب درائن میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہو جائے. بالکل ایسے ہی صحیح. ہم ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سائرہ کی ریسیپی امتیاز صاحب تیار ہو گئی ہے. مکمل دیکھ لیں، فائنل لک ہے اس کی. جب بھی کھانے کا اب ہم جانے لگے ہیں کھانے کی طرف. نہیں اب ہم جانے لگے ہیں بریک میں کھانے کی طرف. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کی طرف سندس آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا نہیں لگا کہ دونوں چیزیں بیلنس کرنا مشکل ہو گیا، جاب بھی گھر بھی؟ خواتین کے لیے مشکل تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. نہیں، مجھے واقعی کبھی نہیں لگا. ایون شادی سے پہلے بھی مجھے کافی لوگ یہ بولتے تھے اب شادی کے بعد تمہاری روٹین بڑی ٹف ہو جائے گی، تب بھی نہیں لگا. جب بیبی ہو گیا تب بھی نہیں لگا. اچھا. ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینج کروا دیتے ہیں یہ. ہاں کہ یہ اس میں نا آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں تو آپ اس کو اپنی لائف کو نا بیلنس کر کے مطلب بیلنس کر کے چل سکتے ہیں. صحیح. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جب آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوتی، نہ تو آپ کا کام نہ تو آپ کا گھر، دونوں چیزیں ڈسٹرب نہیں ہوتی. امتیاز صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، لوگوں کی شکایتیں بہت رہتی ہیں. آج یہ شکایت ہے، آج اس علاقے سے شکایت ہے، تو کبھی لگا ہے کہ ہم تو کچھ بھی کر لیں، لوگ خوش ہی نہیں ہوتے تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں، ویسے اللہ کا شکر ہے 90% لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں. 10% لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں، ان کا کام بھی ہو جائے تو تب بھی وہ خوش نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل ہمارا جو رسپانس ہے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ہمارے فیس بک اکاؤنٹ پہ، ہمارے یوٹیوب پہ اچھے کمنٹ آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھتا ہے. صحیح. اور ہم پھر وہ اگر کوئی کمپلین وہاں سے بھی آ جائے تو ہم اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور کئی کمپلیننٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہیبیچول ہوتے ہیں تو پھر وہ آہستہ پھر وہ ان کا ختم ہی ہو جاتا ہے کہ ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. مسرت صاحبہ آپ کی جاب بھی بہت ٹف ہے، گلے ہم بھی کرتے رہتے ہیں، شکوے ہم بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ لگا ہے کہ یہ گلے شکوے جو ہیں ختم نہیں ہوں گے؟ آپ کبھی اس سے وہ ہی ہیں کہ فیڈ اپ ہو کے کہ یار کیا ہے ہر طرف کام کر کے بھی شکوے ہی ہیں؟ نہیں، فیڈ اپ اس لیے نہیں ہوتے کہ وی نو دیٹ آر ڈائریکشن از رائٹ. اور ون فائن مارننگ کہ یہ جن کے گلے شکوے ہیں جب ہم ان کو انٹرٹین کریں گے، جو جس سیکٹر میں بھی لوگوں کو پرابلمز ہیں، جب آپ کو ایکچوئل سچویشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو فیڈ اپ ہونا بنتا ہے کہ بھئی یہ کب تک، ہاؤ لانگ آپ یہ ایکسکیوز دیں گے کہ ہو رہا ہے ہو جائے گا. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزوں نے امپروو ہونا ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، تو یہ جو گلے شکووں کا جو ابھی ایک بمبارڈمنٹ ہے یہ سلو ہوگی. جو طبقہ بینیفیشری ہوتا جائے گا وہ پھر سوسائٹی میں جب دوسرے لوگوں کو بتائے گا کہ انشاءاللہ آپ کی بھی ٹرن آئے گی اور اس طرح سے اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز کہ میں ہمیشہ جب بھی آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں میں اس کو گلہ لیتی نہیں ہوں. وجہ دیکھو میڈیا کا ایک رول ہے کہ انہوں نے ہمیں آئینہ دکھانا ہے اور ہم جتنا ریئل اپنی پکچر دیکھیں گے ایریا آف امپروومنٹ آپ کا امپروو ہوگا. بالکل ایسے جب آپ دیکھو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو ٹھیک کریں. دس از گڈ گورننس کی جو ایک پہلی شرط ہے. اگلی چیز پھر دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے کیا رول کرنے کا، گورن کرنے کا. پبلک سینٹیمنٹ کو ہم نے ان کی پلس کو دیکھنا ہے اور ان کی پلس کو جو ایکچوئل ان کی نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے. اس کے لیے جب ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو چیزیں آپ اللہ پہ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ تسلی رہتی ہے کہ بھئی
इंशाल्लाह ताला जब इन्हीं लोगों को जब इनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो क्यों आहो बका करेंगे। बिल्कुल अल्टीमेटली चीज़ों ने ठीक होना ही है। फिर अगर मैं एक और बात करूँ, जिस लेवल पे बिगाड़ हमने एक्सरसाइज कर लिया, हमने देख लिया, उससे ज़्यादा बिगाड़ अफोर्ड ही नहीं हम कर सकते। उसके बाद तो फिर तबाही है, टोटल पैकअप। तो अब हम रिवर्स में लगे हुए हैं। जो नेगेटिव में चीज़ें गई हुई थी उनको हम जीरो से फिर 1 2 3। नहीं लगता ये इंतज़ार बढ़ता चला जा रहा है लोगों का कि हम अच्छे टाइम की तरफ जाएं? बड़ा लंबा इंतज़ार होता जा रहा है। देखो आप जो लेवल ऑफ बिगाड़ है ना उसको देखो, और उसके लिए जो टाइम पीरियड कितना था, उसके अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इट्स अ पोर्शन, इट्स ये तो पॉइंट्स में बात है ना। 2 इयर्स नहीं करनी थी, लेकिन बट क्यों हम बार-बार उसको करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक बात बताती हूँ। यू जस्ट हैव अ कंपैरिजन ऑफ 70 इयर्स वर्सेस 2 इयर्स। 7 साल का गन 2 साल में साफ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी डायरेक्शन साफ होना नजर आ जाए, दैट इज द मेन थिंग। सियासी शो बनने वाला है, क्योंकि इसके बाद जब आगे ना ऑपोजिशन से हमारे मेहमान, तो फिर इसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। रियलिटी शो, रियलिटी शो। हम ईद की खुशियों में वो जो हमारी जॉब होती है ना एक मुस्तकिल ऑपोजिशन वाली, हम वो निभा रहे हैं और आप बताते चले जा रहे हैं। खैर चले इन चीज़ों को छोड़ें, ये गिले शिकवे तो होते ही रहते हैं, बाकी बड़े शोज पड़े हैं इन गिले शिकवों के लिए। सुंदस मुस्कुरा रही हैं। सुंदस, ये मुस्कुराना जो है, मुझे सिर्फ ये बता दें, अच्छी चीज़ है, लेकिन हम ये मुस्कुराहटें दूसरों तक नहीं उस तरह पहुंचा पाते, वजह क्या है इसकी? मुझे लगता है कि जो आजकल लोग हैं वो इतना बिजी हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, और जिस तरह से मतलब बहुत मटेरियलाइज कर लिया इन्होंने अपनी लाइफ को कि आपको बस घर में रहते हुए नहीं पता होता दूसरे कमरे में बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कमी पेशी थी वो सोशल मीडिया ने सारी ख़त्म कर दी है, क्योंकि बच्चे उसमें मसरूफ़ हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जैसे कि आपके पहले जो गेस्ट थे अलमास भट्ट, मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एफिलिएटेड हूँ SOS चिल्ड्रंस विलेज के साथ पिछले 10 साल से। और मैंने शादी से पहले ही मतलब मेरी एक रूटीन थी कि मैं हफ्ते में अगर 7 दिन है तो हफ्ते में 5 दिन मैं SOS में होती थी। ज़बरदस्त। बिल्कुल, और उन बच्चों के साथ होती थी। और अब वही बच्चे पिछले मतलब अब कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन चुका है, तो वो इतना अच्छा एक टाइम मेरा गुजरा है उनके साथ। मैंने सीखा है कि आप दूसरों के लिए कुछ करके कैसे जी सकते हैं और खुशी से। तो मुझे लगता है कि जो खुशी आपको किसी के लिए कुछ करने में मिलती है ना, ये नहीं कि आप पैसे, अब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पैसे भी देते हैं और वो डोनेशन भी देते हैं, लेकिन उन बच्चों को वो चीज़ें नहीं चाहिए। उनको चाहिए आपका वक्त, आपका प्यार, क्योंकि वो उसी की कमी है उनकी ज़िंदगी में। तो जो खुशी उसके बाद जो मिलती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो जो इनर फीलिंग आपकी होती है ना, आप सेटिस्फाइड, मतलब मैं हमेशा खुश रहती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने ही मुझे ना इस तरह करना सिखाया है। सही, कम चीज़ों के साथ भी आप कैसे खुश रह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप खुशियाँ बांटें, तभी आप खुद भी खुश रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इम्तियाज़ साहब, मुझे बताइएगा, हम खुशियाँ बांटने की बात कर रहे हैं, घरों में इस टाइम सभी लोग आना जाना लगा हुआ है, तो आपके घर जब कभी मेहमान ज़्यादा आते हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि यार अब इतने सारे मेहमान, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, कभी घबराए तो नहीं आप? नहीं, पिछले तकरीबन 20-1 साल से ना मेरे ही घर में जो ईद की कुर्बानी है ना सबसे पहले होती है, मेरे भाई बहनें, उनके बच्चे जो हैं वो सारे आते हैं। वो असल में ये नहीं होता कि वो कोई हमारे लिए हैज़ल क्रिएट करते हैं, वो एक खुशी का मौका होता है। कोई वहाँ पे खेल रहा है, कोई बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, कोई एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, कोई ईदी की डिमांड पे, वो एक रौनक जो लग जाती है ना, उसका नेमुल बदल कोई नहीं होता। और वो मैं ये समझता हूँ कि वो जब रात को जाने लगते हैं तो हम कहते हैं यार चलो रात का खाना भी खा के जाओ, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा जी अब कल हमारी तरफ आ जाएं। तो ये एक जो मिलने जुलने का सिलसिला होता है अपनी फैमिली के साथ ईद पे, क्योंकि छुट्टी भी होती है, हमें तो नहीं होती, हमें तो इमरजेंसी कॉल में बुला भी लिया जाता है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में है। लेकिन जब सारे लोग बच्चे इकट्ठे होते हैं, कज़न सारे इकट्ठे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, शोर डाला होता है, तो वो एक उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। ये समझ लें कि ईद का वेट हो रहा होता है कि वो आना है जिसमें हमने बैठ के मूवी भी देखनी है, खाना भी खाना है, वो गोश्त की निगरानी भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, और पैकिंग करने के बाद फिर
حالانکہ گوشت پڑا ہوتا ہے تو بچوں نے کہنا جی ہم نے میکڈونلڈ پہ بھی جانا ہے تو سب سے مشکل پارٹ ہے. وہی بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں اور آپ کو وہ پوری بھی کرنی پڑتی ہے. بچوں کی میں بات کریں مسرت صاحبہ, آپ خاصی ایکٹیو رہتی ہیں, کبھی کسی ٹی وی چینل پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کسی ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں, تو بچے گلا نہیں کرتے کہ آپ ہمیں ٹائم دیتی نہیں ہیں؟ میں پوری کوشش کرتی ہوں بیسکلی کوالٹی ٹائم اگر آپ بچوں کو دے دیں نا تو وہ گلا تھوڑا کم ہو جاتا ہے, گلا رہتا ہے پھر بھی, یہ میں بتا دوں. ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے بچے بالکل گلا کرتے ہیں, اور جو چھوٹا بیٹا ہے اس سے تو میں بہت ڈرتی بھی ہوں. وہ جب عید شوز وغیرہ پہ یا کچھ اوکیجنل ریکارڈنگز میں لوگ بچوں کو کہتے ہیں نا, فیملی کو بھی, لاسٹ عید پہ مجھے یاد ہے اس نے کہا میں انٹرویو میں سب کچھ ماما سچ سچ بتاؤں گا, آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتی. اور ویسے بھی وہ بابا کی سائڈ کا ہے تو اس نے کہ بابا میرے جیتے ہر چیز میں, تو اس نے ایون آپ کے ہی چینل کا شو تھا, ریحان کر رہے تھے, ریحان اتنا ہنسے بریک میں, انہوں نے پوچھا یار اب تو سچ بتا دو, کہتے ہیں انہوں نے پوچھا آپ کا یہ اتنا اچھا جوڑا کس نے ڈیزائن کیا ہے, یہ آپ کے کپڑے کرتا تھا, ویسٹ کوٹ تھی, اس نے وہ بھی کریڈٹ اپنے پاپا کو دے دیا. تو انہوں نے پھر جب بریک میں پوچھا, کہتے نہیں ماما نے کیا تھا لیکن آئی وانٹ دیٹ, آئی وش میرے بابا جیتے. تو بچوں کا رہتا ہے جی, لیکن آئی آلویز ٹرائی کہ ان کی جو بیسک چیزیں جیسے ان کی اسٹڈیز, ان کی گیمز, اس چیز پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر کوالٹی ٹائم سے مطلب یہ ہے کہ میں گھنٹہ 2 گھنٹے ہر حال میں بچوں کے ساتھ ان سے پوچھتی ہوں وٹ دے وانٹ, جو بھی, تو اس سے مجھے سمجھ آ جاتی ہے اپنے بچوں کی پلس. تو وہ پھر الحمدللہ آئی آلویز ٹرائی کہ مینیج ہوں چیزیں اچھے طریقے سے. لیکن جو 24/7 مائیں اپنے بچوں کو ٹائم دیتی ہیں وہ بہرحال کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتی ہے. کہ اسپیشلی مجھے یاد ہے کہ میرے دونوں بچے سوچے نا کتنے چھوٹے ہیں, تو دھرنا اور سارا ہمارا بڑا لمبا اپوزیشن کا اسٹرگل پیریڈ تھا. تو جب پہلا دھرنا تھا تو ہم کافی آلموسٹ 1 month کنزیکٹیو 1 month کے لیے ہم واپس نہیں آئے تھے لاہور. تو وہ جو بچوں کو گودوں میں کھلانے والا ٹائم ہے وہ آئی مسڈ اٹ. اس میں آئی واز بلیسڈ اینڈ لکی کہ میری امی نے میرے بچے پال پوس کے مجھے بڑے کر کے دے دیے. سو یہ ماؤں کا سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے کہ مائیں جو آپ کا خیال رکھ سکتی ہیں وہ کوئی نہیں رکھ سکتا. ویسے میں ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جو ایک خواتین کا کام کرنا ہے, ایک خواتین کا کام کرنا کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں ہو, وہ مرد سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو تصور کیا جانا چاہیے. کیونکہ ہماری جو سوسائٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں کمانے والا ہے اور وہ جو ہے وہ غربت کی لائف گزار دیتا ہے, اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے گزار دیتا ہے, قرضوں میں دب جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اگر فیملی کے تمام بندے کچھ نہ کچھ وہاں پہ صاحبہ نے بہت سٹارٹ میں کہا کہ یہ چیزیں اب خواتین کو بھی شامل ہونا ہے, اس ٹرینڈ کو ہم نے ختم کرنا ہے. سب سے زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی مائنڈ سیٹ کی کہ اگر کوئی کسی فیملی میں بچی جاب کر رہی ہے یا کوئی عورت کام کر رہی ہے جاب کر, سب سے پہلا مین تصور یہ تھا کہ بھئی نیڈی فیملی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بچیوں کو امپاور کریں. اب ہمارا تو بزنس بھی جو جمشید کا, اس میں بھی ہم نے اپنی بچیوں کو بھی وہ بزنس بھی سنبھالتی ہیں. جب سارے کام کریں گے اس کا امپیکٹ. اور پھر اسپیشلی بڑی بڑی ڈگریز فورن کوالیفائڈ بچیاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ڈاکٹر بنی ہوئی بچیوں کو میں نے دیکھا ان کو پریکٹس نہیں کرنے دی جاتی. تو یہ اٹس اے ٹریجڈی. وی نیڈ ٹو چینج آر ویلیوز اینڈ نارمس. ابھی کی نارمز یہ ہیں کہ ٹھیک ہے گھر گھرستی وہ سب بھی بچیوں کو بیسکس آنی چاہیے, لیکن اگر آپ کی بچی اس کی جگہ پہ آپ کوئی کوک ہائر کر لیں اور اگر وہ سوسائٹی میں ایک اچھی ڈاکٹر, اچھی انجینئر, اچھی انٹرپرینیور, وہ اس کو ایک اچھے سیٹ اپ کو سنبھالتی ہے, بزنس اچھا کرتی ہے, تو نتھنگ لائک اٹ. وہ آپ کی آنے والی نسلیں چینج ہو جاتی ہیں. تو سب کا ایک بیلنس طریقے سے رول پلے کرنا. تو آپ دیکھیں کہ پھر شکوے شکایتیں بھی. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں مردوں کو ایک ٹپ بھی دے دوں کہ جو عورت کماتی ہے وہ فضول خرچی نہیں کرتی, اس کو ویلیو آف منی پتہ ہوتی ہے. وہ 50,000 کا جوڑا ایویں نہیں خرید لیتی. وہ مطلب 2-2 لاکھ کے جوڑے, اور یہ اس پہ وہ پھر اس کو بجٹ کے اندر رہ کے, بیکاز اس کو ویلیو آف منی پتہ ہوتی ہے کہ اس نے پورا مہینہ اس کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے. پیسے کمانا کتنا مشکل کام ہے. تو جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوتی ہے, مرد کما رہا ہے, تو وہ تو پھر چھکے لگواتی ہیں نا. پھر تو مرد کی جیب پہ ڈکیتیاں پڑتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہماری دونوں ماشاءاللہ سے خواتین جو ہمارے ساتھ موجود تھیں بہت ہی زبردست کام بھی کر رہی ہیں. اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں بار بار کہ ذمہ داریاں نبھانا دونوں طرح سے, کہ آپ اپنے کام کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, آپ اپنی جاب کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہماری دونوں خواتین اس طرح سے ہمارے ساتھ موجود تھیں.
बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका भी, मुसर्रत साहिबा आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदस आपका भी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो नए मेहमानों के साथ आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।